हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर या हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइलकोलिन होता है और एसिटाइलकोलिन जिस फाइबर से रिलीज होता है उसे हम कोलिनर्जिक फाइबर कहते हैं और जिस रिसेप्टर पे बाइंड होता है उसे हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। निकोटीनिक रिसेप्टर होते हैं और मस्करेनिक रिसेप्टर होते हैं, उनके भी हमने सब टाइप डिस्कस किया। निकोटीनिक मसल टाइप के रिसेप्टर और न्यूरोनल टाइप के रिसेप्टर्स और एसिटाइलकोलिन जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स हैं उनको भी हमने सब क्लासिफाई किया। M1 टाइप, M2 और M3 टाइप के। M4 और M5 भी थे लेकिन करेक्टरिस्टिक्स इनकी ज़्यादा डिफाइंड नहीं थी तो वो हम डिस्कस नहीं किए हैं। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर। सिंपैथेटिक आपको सबको पता है कि जितनी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया थी या सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया में जो रिलीज होगा वो एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होगा। और वहाँ पे जब पोस्ट गैंग्लियोनिक की जब बात करते हैं तो पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन है वो मोस्टली नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करेगा। नॉर एपिनेफ्रिन मेन इनका न्यूरोट्रांसमीटर है सिंपैथेटिक का, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे कि स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो है वहाँ पे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन गया है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करता है। तो सारे सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन रिलीज इन नॉर एपिनेफ्रिन एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड वाले पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक वाले रिलीज करते हैं एसिटाइलकोलिन, इसलिए हम इनको कोलिनर्जिक फाइबर कह सकते हैं। ठीक है। कुछ आर्टरियोल्स होते हैं जो स्केलेटल मसल्स में होते हैं, वो आर्टरियोल्स में भी एसिटाइलकोलिन ही रिलीज होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, बाकी जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो सिंपैथेटिक का नॉर एपिनेफ्रिन है। ठीक है। तो एड्रिनल मेडुला वाले रीजन में भी एक जो क्रोमाफिन सेल्स होते हैं, क्रोमाफिन सेल्स, वहां पे जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन आ रहा है वो एसिटाइलकोलिन रिलीज करेगा। वो एसिटाइलकोलिन फिर उस सेल्स को स्टिमुलेट करता है जिससे कि वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज करता है एड्रिनल मेडुला से। ठीक है। तो यहाँ के कुछ एक्सेप्शन थे जो एसिटाइलकोलिन रिलीज कर रहे हैं जबकि इनका ओरिजिन सिंपैथेटिक ही है। अब हम बात करते हैं कि ये सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे बाइंड करेंगे। तो ये बाइंड करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे। जिन रिसेप्टर पे ये बाइंड करेंगे इनको हम कहेंगे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर भी हम क्लासिफाई करेंगे इनको हम, तो ये दो तरह के होते हैं, एक अल्फा एड्रीनर्जिक और दूसरे बीटा एड्रीनर्जिक। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जैसे हम वहाँ पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर बोलते थे, यहाँ पे हम कहेंगे एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। सिंपैथेटिक वाले में हम क्या बोलेंगे, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। और एड्रीनर्जिक रिसेप्टर दो तरह के होंगे, अल्फा और बीटा। वहां पे क्या था, निकोटिनिक और कोलिनर्जिक। अब हम अल्फा और बीटा को भी हम सब क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि हमने निकोटिनिक और मस्करेनिक को सब क्लासिफाई किया था, M1 M2 M3 किया था, वैसे यहाँ बीटा भी तीन तरह के होंगे, बीटा 1, बीटा 2 और बीटा 3। अल्फा वाले भी दो तरह के होंगे, जैसे वहां पे निकोटिनिक दो तरह के थे, यहाँ अल्फा वाले दो तरह के होंगे, अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 अल्फा 2, हालांकि अल्फा 1 और अल्फा 2 को भी अब बहुत सब क्लासिफाई कर दिया गया है लेकिन हम उतना डीप नहीं जाएंगे। हम सिर्फ अल्फा को दो ही क्लास देंगे, अल्फा 1 और अल्फा 2। बीटा को तीन क्लास है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। तो अब इन अल्फा एड्रीनर्जिक और बीटा एड्रीनर्जिक हम ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कहाँ पे होंगे, क्या रोल है इनका, कैसे ये वर्क करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, इनके ऊपर कौन से एगोनिस्ट जाके बाइंड कर सकते हैं और कौन से एंटागोनिस्ट जाके बाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो दो तरह के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर का लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द स्मूथ मसल्स। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, तो जो स्मूथ मसल्स में है वहां पे ये अल्फा 1 रिसेप्टर है। मोस्टली पोस्ट साइनेप्टिक पाए जाते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक का मतलब समझ गए होंगे
कि जहाँ पे किसी इफेक्टर ऑर्गन से सप्लाई हो रहा है, किसी इफेक्टर, यहाँ पे ये जो न्यूरॉन आ रहा है किसी इफेक्टर ऑर्गन, तो इसको पोस्ट गैंग्लियनिक कह रहे हैं। इससे पहले भी एक न्यूरॉन होगा, ये पेरी साइनेप्टिक है, यहाँ पे साइनेप्स हो रहा है, तो न्यूरॉन न्यूरॉन के बीच में गैंग्लिया आ रहा है। तो ये वाली जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, यहाँ पे ये रिसेप्टर्स पाए जाएंगे, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन यानी किसी इफेक्टर ऑर्गन में। तो स्मूथ मसल्स में है ये, मोस्ट ऑफ द स्मूथ मसल्स, सैलिवरी ग्लैंड, रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस और लीवर सेल, ये मेन लोकेशन है। ऐसे तो बहुत सारे लोकेशन है, लेकिन जो मेन लोकेशन है वो मोस्टली स्मूथ मसल्स में अल्फा 1 रिसेप्टर पाए जाएंगे, सिल्वरी ग्लैंड में है, रेडियल मसल्स ऑफ आइरिस में है, लीवर सेल्स में। अगर हम याद करें तो इनको कंपेयर हम कर सकते हैं M3 वाले रिसेप्टर से। मस्करैनिक वाले M3 रिसेप्टर्स में अगर याद हो तो M3 रिसेप्टर्स में हमने बताया था कि जो स्मूथ मसल्स है वहां पे ये होते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वहाँ M3 वाले। तो M3 वाले से हम कंपेयर करते हैं अल्फा 1 को। यहाँ पे सेम M3 वाला ही मैकेनिज्म होगा। देखिए कितना इजी बनाएंगे हम, एक चीज पढ़ेंगे दूसरी चीज से हम कोरिलेट कर देंगे। वहाँ के जो लोकेशन थी ये मोस्टली मैच कर रही है, मोस्ट ऑफ द स्मूथ मसल वहाँ भी थी, यहाँ भी स्मूथ मसल्स है। यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो ये भी एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लीवर सेल भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और रेडियल मसल्स ये भी एक तरह का स्मूथ मसल्स ही है। तो स्पेशल मैंने लिख दिया क्योंकि ये रेडियल मसल्स का कंट्रैक्शन कराती हैं और फिर ये प्यूपिल का डायलेशन करती हैं। रेडियल मसल के कंट्रैक्शन से प्यूपिल का डायलेशन होता है। तो ये लोकेशन हमें याद रखना है। मैकेनिज्म सेम है, M3 वाला IP3 डायक वाला चलेगा, डाइएकाइलग्लिसरॉल, कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यानी कि ये जो अल्फा 1 वाले जो शो करते हैं वो एक्साइटेटरी इफेक्ट करते हैं। एक्साइटेटरी इफेक्ट का मतलब हुआ स्मूथ मसल कंट्रैक्शन, सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रीट करेगा, आइरिस मसल्स कंट्रैक्ट करेगा, रेडियल मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो प्यूपिल डायमीटर बढ़ता है, लीवर सेल्स वो कुछ सिक्रीट करेंगे, लीवर सेल्स भी अपना सिक्रीशन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म सेम है, मसल कंट्रैक्शन और ग्लैंड है तो सिक्रीशन, ये मेन फंक्शन निकल के आया। इनके जो एगोनिस्ट हैं, जो सेलेक्टिव एगोनिस्ट है जो अल्फा 1 पे बाइंड करते हैं वो है फिनाइल एफ्रिन और मेथॉक्सामीन। और एपिनेफ्रिन भी बाइंड कर सकता है इस पे, और एपिनेफ्रिन की भी एक तरह से एफिनिटी ज्यादा होगी, लेकिन ये सेलेक्टिव एगोनिस्ट है। मोस्टली एक तरफ से अल्फा 1 है, जैसे नॉरएपिनेफ्रिन है तो अल्फा 1 पे भी बाइंड कर सकता है, अल्फा 2 पे भी कर सकता है, बीटा 1 पे भी कर सकता है, लेकिन अल्फा 1 के लिए स्पेशल एगोनिस्ट है फिनाइल एफ्रिन और मेथॉक्सामीन, जो इनको ब्लॉक करेगा। जो अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं, जो सेलेक्टिव ब्लॉकर है अल्फा 1 के, वो है प्राजोसिन और टेराजोसिन। इस समय अल्फा 2 रिसेप्टर की बात करें तो ये जो है प्री साइनेप्टिक एरिया में पाए जाते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में, एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर में भी पाए जाते हैं और कोलिनर्जिक फाइबर्स में भी पाए जाते हैं। यानी कि एड्रीनलिन जो नॉर एड्रीनलिन रिलीज कर रहा है वहां भी उसके प्री साइनेप्टिकली रिसेप्टर्स होते हैं ये, और कोलिनर्जिक फाइबर्स में भी ये प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कहीं ये पोस्ट साइनेप्टिकली नहीं, प्री साइनेप्टिकली न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इनका रोल क्या होगा भाई? और अच्छा, दूसरे क्या है कि ये बीटा पैंक्रियाटिक सेल्स में भी पाए जाते हैं, प्लेटलेट्स में भी पाए जाते हैं, ब्रेन में, लेकिन यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिज्म क्या आएगा? जीआई से रिलेटेड वाला जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ये भी है एक तरह से, लेकिन यहाँ एडिनाइल साइक्लेज क्या होगा? इनहिबिट होता है, तो साइक्लिक एमपी का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले थे साइक्लिक एमपी से वो डिक्रीज होगा, वो इनहिबिट होगा। तो यहाँ पे जो अल्फा 2 का जो एक्शन आ रहा है वो इनहिबिटरी एक्शन आएगा। अल्फा 1 क्या है? एक्साइटेटरी एक्शन, मसल है तो कंट्रैक्शन, ग्लैंड है तो सिक्रीशन, लेकिन यहाँ अल्फा 2 क्या है? इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा। तो क्या है, अगर मान लीजिए कि नॉर एपिनेफ्रिन वाला प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है तो नॉर एड्रीनर्जिक, अगर नॉर एपिनेफ्रिन सिक्रीट हो रहा है, यहाँ पे नॉर एड्रीनलिन नॉर एपिनेफ्रिन दोनों एक ही चीज है, तो जो सिक्रीट हो रहा था, अगर अल्फा 2 वाला जो है कोई एगोनिस्ट बाइंड कर लिया या अल्फा 2 एक्टिवेट हुआ तो नॉर एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन क्या होगा भैया? डिक्रीज करेगा, नॉर एपिनेफ्रिन का डिक्रीज सिक्रीशन हो जाएगा। तो क्या आ रहा है? डिक्रीज नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज। अगर एसिटाइल कोलिन वाला कोई कोलिनर्जिक फाइबर है तो एसिटाइल कोलिन नहीं रिलीज होने देगा, और
बीटा पैंक्रियाटिक सेल है तो डिक्रीज इंसुलिन सेक्रेशन, तो इंसुलिन सेक्रेशन भी डिक्रीज करेगा और प्लेटलेट्स का जो फ्लो हो रहा था वो प्लेटलेट का एग्रीगेशन शुरू हो जाएगा होना, और ब्रेन में एक तरह से ये सिंपैथेटिक जो ब्रेन वाले जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स हैं, ये अल्फा 2 रिसेप्टर चाहे ये प्री साइनेप्टिकली हो चाहे पोस्ट साइनेप्टिकली हो, अगर ये अल्फा 2 रिसेप्टर अगर ये अल्फा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ ब्रेन में तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो डिक्रीज होगा, डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो यानी डिक्रीज सिंपैथेटिक आउटफ्लो। अब इनके एगोनिस्ट कौन कौन से हैं? सेलेक्टिव एगोनिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, क्लोनिडीन बहुत आएगा, ये एक तरह से एंटी हाइपरटेंसिव में भी हम पढ़ेंगे इसको। क्लोनिडीन ऑक्सीमेटाजोलिन, क्लोनिडीन ऑक्सीमेटाजोलिन, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन क्या करता है? ब्लड वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो हमें क्या करना है? नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज वो रोकना है, तो कैसे कर सकते हैं? अल्फा 2 एगोनिस्ट यानी क्लोनिडीन से, या अल्फा 1 ब्लॉकर प्राजोसिन टेराजोसिन से भी हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो इनका एंटागोनिस्ट का बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्लिनिकल जो है एनिमल्स पे हो सकता है इनका एक्शन हो, तो ह्यूमन पे कोई एक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एंटागोनिस्ट इनका है कि क्लोनिडीन मान लीजिए कहीं ज़्यादा हो गया तो यूहिम्बिन और रॉल्सिन दो ड्रग होते हैं, यूहिम्बिन और रॉल्सिन, रॉल्फिया सर्पेंटिना से निकाला गया है ये रॉल्फिया, ये एंटागोनिस्ट का काम करेंगे अल्फा 2 एगोनिस्ट का। अब बात करते हैं अभी दो अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हो गए, अब बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। बीटा 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीटा 1 जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हार्ट मसल्स पे पाए जाते हैं, हार्ट में आइनोट्रॉपिक और क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट शो करते हैं ये बीटा 1 में। आइनोट्रॉपिक मतलब कि जो है कंट्रैक्शन बढ़ाते हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाते हैं, क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट रेट बढ़ाते हैं, यानी हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ये दोनों बढ़ाते हैं। दूसरा जो मेन लोकेशन है इनका जस्टाग्लोमेरुलर किडनी, किडनी में क्या करते हैं? ये रेनिन रिलीज कराते हैं, किडनी से बीटा 1 अगर एक्टिवेट होता है तो किडनी रिलीज करता है रेनिन, और रेनिन का हम देखेंगे रास में इसका इफेक्ट देखेंगे रेनिन, ठीक है। तो कहने का मतलब बीटा 1 हार्ट रेट बढ़ाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाएगा और किडनी से रेनिन रिलीज करेगा अगर किडनी वाला एक्टिवेट होता है बीटा 1 तो। अब एगोनिस्ट कौन से आते हैं इसमें? डोब्यूटामाइन और ज़ैमोटिरॉल। वैसे तो एपिनेफ्रिन भी बाइंड कर सकता है, नॉरएपिनेफ्रिन भी बाइंड करता है, लेकिन जो सेलेक्टिवली बीटा 1 पे बाइंड करते हैं वो है डोब्यूटामाइन और ज़ैमोटिरॉल। एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि डोब्यूटामाइन ज़ैमोटिरॉल जरूर सेलेक्टिव एगोनिस्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीटा 2 पे ये बिल्कुल एक्ट नहीं करते, करते हैं लेकिन बहुत ही उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो इसीलिए इनको हम सेलेक्टिव बीटा 1 कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करेंगे डोब्यूटामाइन और ज़ैमोटिरॉल, ठीक है। इनका जो बीटा 1 ब्लॉकर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, एटिनोलॉल और मेटाप्रोलॉल, एसिबिटोलॉल और एटिनोलॉल, ये सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट है। कुछ हम प्रोपेनोलॉल पढ़ेंगे, वो सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट नहीं है, वो नॉन सेलेक्टिव, यानी बीटा 1 को भी ब्लॉक कर सकते हैं और बीटा 2 को भी ब्लॉक कर सकते हैं प्रोपेनोलॉल, लेकिन हम सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट की बात करेंगे तो एटिनोलॉल और एसिब्यूटोलॉल ये है बीटा 1 एंटागोनिस्ट। तो हार्ट रेट को जो बढ़ाएंगे, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाएंगे, उनको डिक्रीज करने के लिए भी या हार्ट रेट को कम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एटिनोलॉल यानी एंटागोनिस्ट चाहिए। दूसरे बीटा 2 है, बीटा 2 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है बीटा 2, क्योंकि ये लंग्स में हमारे पाए जाते हैं, ब्रोंकाई में पाए जाते हैं, ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। इनके एगोनिस्ट से ये क्या तरह इनहिबिटरी एक्शन शो करेंगे, ये मसल रिलैक्सेशन कराते हैं, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराते हैं। कोरोनरी आर्टरी में भी पाए जाते हैं, कोरोनरी आर्टरी का डायलेशन कराएंगे, यूट्रस का रिलैक्सेशन कराएंगे। अदर जो स्मूथ मसल्स है तो सारे स्मूथ मसल है, चाहे वो ब्रोंकाई में हो, चाहे यूट्रस में हो, चाहे कोरोनरी आर्टरी में हो, इनका ये रिलैक्सेशन कराते हैं। और ये मैकेनिज्म तीनों बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 में तीनों में मैकेनिज्म सेम, जीएस एडिनाइल साइक्लेस साइक्लिक एम्पटी वाला पाथवे चलेगा।
तो ब्रोंकी कोरोनरी में क्या आएगा, इंक्रीज नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज, ब्रोंकोडायलेशन, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल। और इनका बीटा 2 एगोनिस्ट वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हम जब इनहेलर जो यूज़ करते हैं सॉल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, इनको ब्रोंकोडायलेशन यानी जो अस्थमा में यूज़ होते हैं ये बीटा 2 एगोनिस्ट ही यूज़ होते हैं, क्योंकि उनको हम क्या करते हैं, ब्रोंकोडायलेशन कराते हैं। अगर एंटागोनिस्ट कोई ले लिया, बीटा 2 एंटागोनिस्ट ले लिया जैसे कि ब्यूटॉक्सामीन है करके, या हम बीटा 1 ब्लॉकर भी अगर ले लेते हैं तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा देंगे, क्योंकि ये बीटा 2 रिसेप्टर पे भी जाके बाइंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बीटा 1 ही ब्लॉकर है। तो अगर हम एटिनोल हाई डोज में ले लेते हैं तो ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकते हैं, यानी बीटा 2 को भी ब्लॉक करते हैं। तो ये एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, इनका एगोनिस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका एंटागोनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स मिलेंगे हमको ये आगे चल के। और फिर बीटा 3 है, ये बहुत ही ज़्यादा इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वेल नोन नहीं है, लेकिन ये मेनली एडिपोज टिश्यूज में पाए जाते हैं, एडिपोसाइट्स में पाए जाते हैं। और जब ये बीटा 3 एक्टिव होता है तो लाइपोलाइसिस होती है, यानी ब्लड में फ्री फैटी एसिड लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि फैट ब्रेक हो रहा है, लिपिड ब्रेक हो रहे हैं, तो फ्री फैटी एसिड बढ़ जाते हैं। इनका कोई एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट ऐसे वैसे तो क्लिनिकल ट्रायल में चल रहे हैं, बहुत सारे ड्रग होंगे, लेकिन ये बहुत वेल नोन नहीं है, कोई ऐसे मार्केटेड ड्रग नहीं है। ठीक है, तो कुछ कोड में होते हैं, कुछ कोडिंग अभी चल रही है, यानी क्लिनिकल ट्रायल में चल रहे हैं बहुत सारे बीटा 3 एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो ये जो मेन है अल्फा एड्रिनर्जिक, बीटा एड्रिनर्जिक, इनके टाइप्स और सब टाइप्स, इनके लोकेशन और फंक्शन इस चार्ट में है, ये इम्पोर्टेंट है। तो दूसरी चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज हम बताना चाहेंगे इसमें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर ये जो प्री साइनेप्टिकली जो रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 भी पाए जाते हैं यहाँ और बीटा 2 भी पाए जाते हैं। बीटा 1 जो प्री साइनेप्टिकली न्यूरॉन में पाए जाते हैं, यहाँ तो पाए जाते ही हैं, पोस्ट साइनेप्टिकली तो पाए जाते हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 सब पाए जाते हैं, लेकिन प्री साइनेप्टिकली बीटा 1, बीटा 2 पाए जाते हैं और अल्फा 2 भी पाए जाते हैं। तो जो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है, समझ लो एड्रिनर्जिक न्यूरॉन है, तो अगर ये नॉरएपिनेफ्रिन इस पे बाइंड किया बीटा 1 या बीटा 2 पे, तो नॉरएपिनेफ्रिन का पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आएगा, यानी कि ये इसका एक्टिवेशन, यानी बीटा 1 और बीटा 2 के एक्टिवेशन से ये नॉरएपिनेफ्रिन का सिक्रीशन बढ़ता है। लेकिन अगर ये नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करता है अल्फा 2 रिसेप्टर पे, तो इसका सिक्रीशन रिलीज जो हो रहा है नॉरएपिनेफ्रिन का, इसका घटता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि ये मसल रिलैक्सेशन जो गट में रिलीज हो रहा है, गट में इंटेस्टाइन में जो रिलैक्सेशन हो रहा है, वो इसी कॉन्सेप्ट से हो रहा है। ठीक है, तो ये हम फिर डिस्कस करेंगे जब हम ड्रग डिस्कस करेंगे। तो अभी तो बहरहाल अल्फा 1 और बीटा 1 नेक्स्ट क्लास में हम आगे की क्लास देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।